Good morning, class 10. This is the economics second clip of chapter 2 sectors of Indian economy. In first clip, you had read these points, sectors of economic activities, and these are the points of this chapter, comparing the three sectors, division of sectors as organized and unorganized sectors in terms of ownership and ownership. So let's start the topic of today, comparing the three sectors. As you all are seeing on the board, second topic of this chapter is comparing the three sectors. So listen clearly. जैसा कि हमने देखा था पीछे के टॉपिक्स में कि तीन तरह के सेक्टर्स है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, और इन तीनों सेक्टर्स में काफ़ी संख्या में लोग काम कर रहे हैं, जिसके वजह से गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शंस भी बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। तो कितना प्रोडक्शन होता है गुड्स और सर्विसेज का इन तीनों सेक्टर में एक साथ या फिर अलग अलग? तो सवाल ये यहाँ पे क्रिएट होता है कि हम लोग इस वेरियस गुड्स और सर्विसेज को कैसे काउंट कर सकते हैं और कैसे पता चलेगा कि हर सेक्टर्स में टोटल प्रोडक्शंस क्या होता है। ये तो हम लोग जानते हैं कि हजारों की संख्या में गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शंस होता है, इसीलिए इसे काउंट करना इम्पॉसिबल है। अब इतना सामान प्रोडक्शन होता है, कार से लेकर कंप्यूटर तक, नेल से लेकर के फर्नीचर तक, अनगिनत प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शंस होता है। तो इसे काउंट कैसे किया जाए? तो इसे काउंट करने के लिए इकोनॉमिस्ट ने सुझाव दिया। सुझाव क्या दिया? द वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी यूज्ड रेदर देन एडिंग अप द एक्चुअल नंबर्स। यानी कहने का मतलब है कि सर्विस और गुड्स का जो वैल्यू है उसे ही काउंट करना चाहिए। किसके जगह पे? उसके एक्चुअल नंबर के जगह पे। कहने का मतलब है कि जो गुड्स और सर्विसेज का जो नंबर है उसकी जगह पे गुड्स और सर्विसेज के वैल्यू को काउंट करना चाहिए, और इसी से प्रोडक्शंस का पता चल सकता है। कैसे? एग्जाम्पल लीजिए। मान लीजिए कि गेहूं 10,000 किलोग्राम है और 8 रुपये पर केजी के हिसाब से गेहूं को सेल किया जा रहा है। कितना बोले हमने? 10,000 किलो 8 रुपये पर केजी के हिसाब से। तो इसका वैल्यू क्या हो गया? मल्टीप्लाई कर देंगे तो 80,000। इसी तरह से और एग्जाम्पल लीजिए। मान लीजिए 5,000 कोकोनट है और एक कोकोनट को हम लोग 10 रुपये में सेल करते हैं, तो टोटल वैल्यू हो गया 50,000। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? जो वैल्यू है प्रोडक्ट्स का, चाहे वो गेहूं का 80,000 हो, नारियल का 50,000 हो, इस वैल्यू से हमें उस गुड्स का जो टोटल प्रोडक्शन है उसके बारे में पता चल जाता है। बट इसको लेकर के एक सावधानी बरतनी होती है। सावधानी क्या बरतनी होती है? कि प्रोडक्शन में जो हर एक गुड्स होगा, सर्विस या गुड्स के प्रोडक्शन में जो जितने भी प्रकार के गुड्स का यूज होगा, वो हर गुड्स को काउंट नहीं किया जाएगा, सिर्फ फाइनल गुड्स और सर्विसेज को ही काउंट किया जाएगा। फाइनल गुड्स सर्विसेज को कैसे समझेंगे, ये ध्यान से सुनिए। जैसे मान लीजिए कि कोई किसान क्या करता है, 8 रुपये पर केजी के हिसाब से आटा सेल करता है। अब वो मिल वाले ने क्या किया, उस गेहूं को जो उस किसान ने बेचा उसको आटे में तक कन्वर्ट किया और 10 रुपये पर केजी के हिसाब से सेल कर दिया। उसके बाद कंपनी ने उस आटा का यूज करके उसका बिस्किट का पैकेट तैयार किया और मार्केट में 60 रुपये पर 15 पैकेट के हिसाब से बेच दिया। तो यहाँ पे 3 गुड्स है। पहला, किसान ने गेहूं बेचा, दूसरा मिल ने क्या किया, उसे आटा में कन्वर्ट किया, और तीसरा फैक्ट्री ने आटा से बिस्किट तैयार किया। तो यहाँ पे तीनों का हम नहीं जोड़ेंगे, यानी कि गेहूं, आटा और बिस्किट को नहीं जोड़ेंगे अलग अलग, बल्कि जो फाइनल गुड्स है बिस्किट, लास्ट में जो सेल हुआ, हम उसी से हम वैल्यू निकालते हैं। तो अब यहाँ पे सवाल ये क्रिएट होता है
कि वाई आर ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज काउंटेड, सिर्फ फाइनल गुड्स और सर्विस को ही क्यों काउंट किया जाता है? तो इसका सिंपल जवाब है कि जब भी क्या होती है फाइनल गुड्स को हम काउंट करते हैं वैल्यू निकालने के लिए, तो बाकी जो ऑप्शनल गुड्स होता है उसका वैल्यू पहले ही ऐड हो जाता है। जैसे बिस्किट को क्या किया, 15 रुपये पर पैकेट के हिसाब से बेचना स्टार्ट किया कंज्यूमर को, तो बिस्किट में क्या हुआ, आटा का और गेहूं का दाम ऐड है, इसलिए फाइनल गुड्स ही क्या किया जाता है, वैल्यू निकालने के लिए हमेशा इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से फाइनल गुड्स और सर्विस के आधार पे आपको पढ़ना है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। ये क्या होता है, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन 3 सेक्टर्स ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर ईयर। किसी एक साल में तीनों सेक्टर्स के अंदर जो गुड्स और सर्विसेज का जो वैल्यू होता है उसे ही कहा जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। और ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स जो है, इसको इंडिया का सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री अपने अंडर से इसको देखरेख करती है और जीडीपी का अंदाज़ा लगाती है और उसी तरह से उसका गुड्स का और सर्विस का प्राइस भी तय करती है। अब यहाँ आपको एक लास्ट टॉपिक दिख रहा है, हिस्ट्रिकल चेंजेस इन सेक्टर्स, मतलब सेक्टर्स में परिवर्तन, प्राइमरी से सेकेंडरी और सेकेंडरी से टर्शियरी। आज ज़्यादा लोग टर्शियरी में इन्वॉल्व है, कैसे, ध्यान से सुनिएगा। पहले क्या होता था, फार्मिंग मेन काम होता था और फार्मिंग में बहुत सारे लोग क्या होते थे, इन्वॉल्व होते थे। फार्मिंग में क्या करते थे, बाइंग सेलिंग का काम भी होता था, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम भी लगी हुई थी, एडमिनिस्ट्रेटिव आर्मी सब फार्मिंग में लगा हुआ था पहले, यानी प्राइमरी में नेचुरल चीज़ों को एक्सप्लॉइट करके। बस बाद में क्या हुआ, लगभग 100 सालों के बाद ये जो प्राइमरी सेक्टर्स था ये कन्वर्ट होना शुरू कर दिया सेकेंडरी में, क्योंकि प्रोडक्शंस का विस्तार हुआ, मैन्युफैक्चरिंग का विस्तार हुआ और काम का विस्तार होने से फैक्ट्रीज़ के अंदर लोगों की संख्या बढ़ने लगी। एंड सेकेंडरी सेक्टर क्या हुआ, धीरे धीरे इम्पॉर्टेंट प्रोडक्शन का सेंटर बन गया और एम्प्लॉयमेंट का भी। बट प्रेजेंट इरा में उसके भी 100 साल बाद जब हम आगे आते हैं तो हम क्या देखते हैं कि आज जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ पे सर्विस सेक्टर इम्पॉर्टेंट बना हुआ है और ज़्यादातर लोग सर्विस सेक्टर में ही काम करते हैं। तो अब इंडिया का एग्जाम्पल लीजिए, इंडिया डेवलपिंग कंट्री है और यहाँ क्या हो रहा है कि प्राइमरी पहले प्रधान था एंशियंट टाइम में, सेकेंडरी बना 18th सेंचुरीज़ के लगभग में और सेकेंडरी से टर्शियरी में इसको आने में प्रेजेंट इरा हम क्या देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग नौकरी के लिए दौड़ लगा रहे हैं, चाहे वो सेकेंडरी सेक्टर का हो या फिर चाहे वो सर्विस सेक्टर का हो, सब लोग इसी में जा रहे हैं। तो ये कन्वर्शन है, हिस्ट्रिकल चेंजेस है सेक्टर्स में, प्राइमरी टू सेकेंडरी एंड सेकेंडरी टू टर्शियरी। तो इस तरह से आपका सेकंड क्लिप जो था सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी का, ये कंप्लीट होता है। आगे आपके लिए और भी क्लिप लेकर आएंगे। धन्यवाद।